नमस्कार सभी को। आज के इस टीवी तिवारी लेक्चर सीरीज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है वैद्य अंजना सक्सेना मैडम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है पीटीएसआर डिपार्टमेंट में वाराणसी से। मैडम आपका स्वागत है डॉक्टर अंजना जी। और आज का हमारा विषय है सेकेंडरी अमेनोरिया। तो ये एक बहुत ही मतलब कॉमन भी है विषय, और मैडम जो है एक अच्छी प्रैक्टिशनर है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये आज का सत्र पसंद आएगा। तो मैडम स्वागत है, आप स्टार्ट कर सकती है आपका। नमस्कार मैम। सभी लोग को नमस्कार, सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। और प्रोफेसर तिवारी मैम की आज हम लोग, उनको तो खैर हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते, उनकी बस पुण्य स्मृति के आपने उपलक्ष्य में इतना सुंदर से एक ये जो बनाया और व्याख्यान का एक माला बनाई, बहुत अच्छा लगा। और अभी ये माला और लंबी चलाएंगे, और भी बहुत लोग हैं उत्सुक है इस में भाग लेने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आज मैडम को याद करते हुए, मैडम को नमन करते हुए आप लोग के बीच में थोड़ा सा अनार्तव के बारे में बात करना चाहूंगी। कुछ उसमें अपना प्रैक्टिकल जो मेरा अनुभव है वो आपको शेयर करूंगी, और कुछ जो है क्यों मनाया जाता है या क्यों ऐसी कंडीशंस आती हैं या क्यों हम शास्त्रोक्त कैसे हम लोग बात करते हैं, तो वो हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो स्लाइड शेयर करना था मैम, तो मेरे को थोड़ा सा को होस्ट बना दीजिए। हाँ मैम, हेलो शिल्पा मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है शिल्पा मैम? गुड इवनिंग मैम। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ भाई, मैंने कहा गुड इवनिंग शशि मैम। भाई मैं कह रही थी मैम से ना, को होस्ट बना दे, चैट में डाल दीजिए जरा आप को होस्ट। तो मैं स्क्रीन करूंगी ना, शेयर करूंगी थोड़ा स्लाइड्स। हाँ मैं बोलती हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ डॉक्टर ज्योति चहर है, डॉक्टर हारून जी है, डॉक्टर पूनम है, डॉक्टर लावण्य है, डॉक्टर प्रगति भी आ गई है। इसके अलावा जो है डॉक्टर अलका है, डॉक्टर अर्शिया है, इसके डॉक्टर मीता भी है, वाह, डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर सपना, डॉक्टर शिखा भी आ गई है, डॉक्टर आशा, डॉक्टर ये जो हमारे पास है आगे ज्योति मिश्रा। काफी लोग जो है जुड़ चुके हैं, और थोड़ा सा स्लाइड शेयर होने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्लाइड शेयर करने से कुछ बातें मैं दिखा पाऊंगी। वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा आ गए हैं, बच्चे हैं और बच्चे सब जानते हैं। अनार्थम को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि कॉजेज ऑफ अनार्थम मुझे मैडम ने दिया, और ये जो आयुष दर्पण है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे हम रोज कुछ नया नया सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी नवीन जोशी जी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर को अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सर का समझ लीजिए कि पुनर्जन्म हुआ। सर बहुत बड़ी खाई में गिर गए थे और बहुत चोट भी लगी सर को। सर की स्पाइनल सर्जरी हुई, उसके बाद सर को पोस्ट ऑपरेटिव बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अब सर काफी कुछ जो है पहले की प्रॉब्लम से पार पा चुके हैं, और सर अब काफी ठीक हो रहे हैं। हेल्थ उनकी थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है, और हम लोग सभी लोग मिलके फिर से एक बार मन से प्रार्थना करेंगे हमारे जोशी सर जल्दी से ठीक हो जाए। शिल्पा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो शिल्पा मैम, हेलो मैम, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, मगर प्रॉब्लम वही हो रही थी कि मैं सोच रही थी शेयर कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। शिल्पा मैम शायद लग रहा है कहीं बिजी हो गए, या फिर मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैम मैसेज कर दिया है मैम को, बट मैम का भी माइक और मतलब वीडियो दोनों ऑफ है। मैम का फोन है आपके पास? नंबर है, मोबाइल नंबर है आपके पास? नहीं तो फिर मैं आपको सेंड करती हूँ, आप बात कर लो, है ना। एक्चुअली मैं बात तो कर लूंगी, लेकिन नंबर बोलिए, मैं कॉल करती हूँ। हाँ, मैं बोल देती हूँ नंबर। एक्चुअली मैं तो कर लूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा उसी से जुड़ा हुआ है ये भी, इसलिए। कोई बात नहीं मैम, आप बोलो।
हाँ, मैं शिल्पा मैम का नंबर बोल देती हूँ, आप जरा कर दीजिए। उनका नंबर है 9822887906। अच्छा, हाँ मेरे पास सेव था, मैं कॉल कर रही हूँ। हाँ होगा, क्योंकि मैम बहुत ही उसमें है, इसलिए मैम के साथ शेयर जो है नंबर हाँ, होगा, एक बार मैंने आप कॉल बात कर किया है। लीजिए। हाँ, मैं कॉल कर रही हूँ। तो हम लोग बात करना चाह रहे थे अनार्तव के ऊपर। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अनार्तव एक बहुत सिंपल सी बात है, और हमें लगता है कि फर्स्ट लाइन पे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, या तो प्राइमरी एमिनोरिया या फिर सेकेंडरी एमिनोरिया। प्यूबर्टी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आती हैं, तो अगर उसको पेशेंट हमारे पास आई और उसको ये लगा कि अभी तक पीरियड आ जाना चाहिए था, जो कि आजकल तो प्रिकॉशियस भी हम कहते हैं प्यूबर्टी पेशेंट को मिलती है 8 ईयर में, 9 ईयर में, 10 ईयर में, और जनरली किसी को अगर 16 ईयर तक भी नहीं आता है तो फिर उसको हम बोल देते हैं कि ये तो जो है लेट हो गया है। तो यहाँ पर ये चेंजेस जो हमारी बॉडी में आते हैं, स्पेशली जो हम लेडीज की बात करते हैं, तो उनके बारे में, या वो किसी को एमिनोरिया क्यों हो रहा है और उसका आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमें पेशेंट मिलते हैं उसका क्या समाधान है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि एमिनोरिया कहने को तो बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों चीजें मानी जाती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब जैसे हम मान ही रहे हैं कि समटाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, या समटाइम्स पेशेंट जो है मैम आपका म्यूट हो गया। आप म्यूट हो गए। अब ठीक है? हाँ जी, ठीक, वही है सर। मैडम से बात हुई शशि मैम? हाँ जी मैम, बात हो गई, मैंने बोल दिया मैम को, बोला तो है मैंने कॉल करके। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। जी मैम। शेयर हो रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, थैंक यू, मैं नेक्स्ट करती हूँ फिर। ठीक है, तो जैसा कि, हाँ, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं, हम काशी नगरी में हैं, काशी नगरी में निवास करते हैं। तो बाबा विश्वनाथ को सबसे पहले प्रणाम करेंगे। बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करने के बाद ही हम कुछ अपना कार्य आगे करते हैं, और बाबा की नगरी में हैं और बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त है, और आप सभी लोग को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, बाबा के दर्शन करते हैं। उसके पश्चात अपनी माता समान, जननी समान माँ हमारी प्रसूति तंत्र की, जो हमारी स्त्री रोग विभाग की जननी है, और हम हमेशा कोई भी कार्य करने जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में या अपने पेशेंट में देखना चाहते हैं, ओपीडी में जाते हैं, तो सबसे पहले अपने स्मृति शेष मैडम को ही हम चरणों में बार बार नमन करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग कुछ आगे काम कर पाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम देखें, चाहे चरक चिकित्सा स्थान में देखें या हम श्वश्र सूत्र में देखें, हम अष्टांग में देखें, जब व्रतरे की अगर हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहले अगर हम आर्तव की बात करते हैं, तो आर्तव आता कहाँ से? क्योंकि कोई भी चीज हमें जानने से पहले थोड़ा थोड़ी हमें बहुत जरूरी देखनी होती है, और ये सभी जानते हैं कि रस धातु से ही जो है वो स्तन्य की और आर्तव की उत्पत्ति मानी गई है। कहीं कहीं रस धातु की जगह रक्त धातु भी माना गया है, लेकिन जो धातु है या आहार रस जो बनता है, आहार रस से जो रस धातु बनता है, रस से रक्त धातु बनता है, और उसके बाद जो हमारी सप्तम धातु का तैयार होते हैं, और उसके बाद जो आर्तव की उत्पत्ति होती है, हम इस तरह से भी ले सकते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि अगर वो जो आहार रस अगर प्रॉपर बना है, आहार रस का पाचन बहुत अच्छे से हुआ है, उसके बाद जो रस धातु बनी है, अगर रस धातु प्रॉपर बनी है तो आर्तव भी प्रॉपर बनेगा। अगर हमारी रस धातु में ही निर्माण में या क्षय है या फिर वृद्धि है, तो कहीं ना कहीं हमारी आर्तव की भी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं होगी। क्योंकि आर्तव को भी अगर देखा जाए तो उपधातु की संज्ञा मिली ही है, आर्तव एक उपधातु बना है, और बहुत अच्छे से हमारे आचार्यों ने रसात स्तन्यम ततो रक्तम साफ साफ बताते हैं कि रसात स्तन्यम प्रसादजम तथा रक्तम अपि रजः संज्ञा रसादे प्रसादा भाग जन्यो। मतलब साफ साफ बता रहे हैं कि रस जो है वो स्तन्य जो है वो प्रसाद भाग है, और उसके रक्तम अपि रजः,
मतलब रक्त के स्तरने के साथ साथ जो है रक्त जो है वो रज के रूप में भी हम उसको मान सकते हैं, या रस के प्रसाद भाग को भी हम रज के रूप में मान सकते हैं। आचार्य चक्रपाणि ने इतनी अच्छी हमारी व्याख्या इसमें की है। तो हम ये जो सोचते हैं कि नहीं रस धातु की जो है वो मल है, रज है, या लेकिन हम अगर माने तो ये रस धातु ही जितनी इंपॉर्टेंट स्त्रियों में आर्तव को माना है। और ये भी बोला जाता है कि मेंस्ट्रुएशन इज द मिरर ऑफ द वुमेन हेल्थ, है ना, या वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मिरर है वो मेंस्ट्रुएशन है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल है, मेंस्ट्रुएशन ठीक है, तो इसके मतलब है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है या हेल्थ ऑफ द वुमेन जो है वो ठीक है। तो अगर इस संदर्भ में देखें तो हमारे सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पेशेंट का आहार प्रॉपर होगा, आहार रस प्रॉपर बनेगा, तो रस धातु प्रॉपर बनेगी, रस से रक्त धातु प्रॉपर बनेगी। तो चाहे हम उसे रस की उपधातु माने या रक्त की उपधातु माने, रज जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात हमारे जो इन्होंने बताया है कि मासी मासी रजा स्त्रीरम रसजम स्त्रवती त्रहम, मतलब अष्टांग हृदय में अगर हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है और हम लोग सभी जानते हैं, इससे अच्छा क्या बताएंगे कि मासी मासी प्रत्येक मास में जो रज है वो स्त्री के साथ में जो होता है वो श्रवण होता है, या कहा भी जाता है कि जो आर्तव है वो अपने समय पर ही वो योनि मार्ग से बाहर निकलता है। तो इस तरह से चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, बाघभट्ट हो, वो साफ बताते हैं कि रज जो है वो रस धातु से बनता है, और ये जो रज धातु है वो ब्लड में या यूट्रस में जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर वो 3 दिन के लिए बाहर आती है। ये सिंपल सी बात है, या इसको अगर शॉर्ट भाव में कहेंगे तो आहार रस है। आहार रस का जो अगर हम एक तरह से मानेंगे तो प्रसाद भाग में रज और स्तन मानेंगे, आर्तव और स्तन मानेंगे, और हम किट भाग की बात करेंगे तो वो फिर कफ है या मल जो है वो कफ है। क्योंकि दोनों चीजों पे हमारे शास्त्रों में बताया है कि अगर हम आहार रस का प्रॉपरली वो कन्वर्जन रस धातु में होता है तो कहीं उसका प्रसाद भाग आता है और कहीं उसका किट भाग आता है। तो हम आर्तव को अगर महत्ता देते हैं और शास्त्रोक्त अगर हम निकालते हैं तो आर्तव उपधातु भी होता है, और आर्तव जो होता है वो धातु भी लिया जा सकता है, और किट भाग जो है वहां पे कफ लिया जा सकता है, क्योंकि कफ किट भाग माना है। और जब कफ प्रकुपित होता है तो फिर वो एक तरह से क्या करता है, आम बनाता है। ये हम सब जानते हैं। मोटी सी भाषा में अगर कफ विकृत होगा तो फिर वो आम को उत्पत्ति करेगा, और जब आम बनेगा तो फिर प्रॉपर जो है रस धातु नहीं बनेगी। और इसका साफ साफ जैसे इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर कि अग्नि मानदेय जो होगा वो क्या करेगा, आम रस बनाएगा, और जब आम रस बनेगा तो वो रस वहां स्रोत उसकी पुष्टि करेगा। एक मोटी मोटी सी बात है कि अगर हमारा आहार विहार प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा आहार रस भी प्रॉपर नहीं बनेगा, और आहार रस प्रॉपर नहीं बनेगा तो फिर हमारा जो है कफ ज्यादा बनेगा, और कफ बनेगा तो वो आम बनाएगा, और फिर वो किसी भी तरह से एक संग जो है हमारे श्रोतवृष्टि के प्रकार है उसमें अवरोध जन्य प्रक्रिया कम करेगा। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं कि हमारे निदान क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णन आया है। काश्यप संहिता में हम जिसको मूल रूप मानते हैं, हमारी स्त्री प्रसूति जो ग्रंथ है उसको काश्यप संहिता को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने भी साफ साफ बताया कि स्नेह स्वेदोपन, मतलब अत्यधिक स्नेहन और स्वेदन से सप्रकुपिता प्रलापो उन्माद हिक्का बीजोपघात तिमिर पुष्प उपघाताय संपदते। एक बहुत अच्छा से उन्होंने बता दिया है कि हम जान भी नहीं पाएंगे, और अगर हम किसी भी तरह का अधिक जो बताया है पंचकर्म के पहले के पूर्व कर्म भी करेंगे, उससे भी जो है अगर हमने ध्यान नहीं दिया या अधिक सिकाई हुई, अधिक स्नेहन हुआ, और उसके जो स्नेह व्यापद और श्वेत के व्यापद होते हैं, तो उसमें भी बीज उपघात और दूसरा पुष्पघात, दोनों का उपघात होने का उन्होंने बताया है, और इन्होंने दोनों के वर्णन बताया है। अब हम यहाँ ये मान सकते हैं कि बीज उपघात और पुष्प उपघात, आप पढ़ ही रहे ना, बीजोपघात तिमिर पुष्पोपघाताय संपदते। तो अब ये बहुत बड़ी लाइन उन्होंने बता दी है कि एक ही सेंटेंस में उन्होंने दोनों बातों का वर्णन किया है, पुष्पोपघात का भी और बीज उपघात का भी। अंतर्बीज बहिर्बीज की बात हम लोग सभी करते हैं। और इसके बाद जो है छोटी छोटी अगर हम काश्यप की बात पे चले तो उन्होंने ये भी बताया है कि अल्प पुष्प नष्ट बीजा कर्मण्य बीजा परितः अनुवास्य इति। मतलब काश्यप संहिता के अध्याय 7 के 11वें श्लोक को अगर हम पढ़ते हैं
तो गर्भ भाव के बारे में जो बात आती है, उन्होंने स्पेशली बता दिया है कि मात्रज, पितरज, रसज, सात्वज, सतमज, जो भी हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो है वो ऐसे नहीं बताया है, ये कहीं ना कहीं कारण होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं अगर ये भाव सम्यक रूप से कार्य नहीं करते हैं। और इसका जो लक्षण है वो अल्प पुष्प, नष्ट बीज, ये मिलता ही है। तो ये अगर एक सूत्र रूप में उन्होंने बता दिया है, तो अब हम इसको कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि इन्होंने यहाँ बोल दिया है कि हेरिडिटरी भी आ सकता है, मात्रज भाव से आ सकता है, पितरज भाव से आ सकता है, और रसज और रक्तज भाव से भी ये आ सकता है। तो ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजन की जो बात हम कर देते हैं, हेरिडिटरी ट्रांसफर की जो बात करते हैं, वो हमारे शास्त्र बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं, और इसको हम बहुत डिटेल से इस पे स्टडी भी करा सकते हैं, शोध कार्य भी करा सकते हैं। मोटी मोटी बात अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो हमारी बात चलती है कि हम जो हमारे पास आता है कि हमारे जो योनि व्यापक की बात होती है, जैसे उन्होंने बोल दिया बंध्या नष्ट आर्तवा, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि जिसका आर्तव नष्ट हो गया है वो स्त्री जो है वो बंध्या हो जाती है, या उसको जो है संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार उन्होंने जो बताया है कि हमारे जो योनि व्यापक के जो स्पेशली उन्होंने बोला है कि योनि व्यापक के जो लक्षण हैं या योनि व्यापक के जो मूल कारण हैं वो क्या क्या है। तो इसमें उन्होंने स्पेशली बताया है मिथ्या विहार और मिथ्या आहार, दूसरा बताया है बीज दोष, और फिर बताया है देवगण, मतलब जो हेरिडिटरी मान ले या जो प्रकुपित हुए देव हमारे, उसके कारण जो होता है वो स्पेशली उन्होंने बताए गए हैं। तो जो मैं अभी बताती आई कि आहार रस कैसे बनता है या हमारा जो है प्रॉपर रस धातु नहीं बनती है, तो ये मेन जो कंडीशंस आई कि हमारी रस धातु नहीं बनेगी तो हमारा आम बनेगा, और जब आम बनेगा तो वो प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो फिर इस तरह के डिजीजेस हमारी बॉडी में आती जाएंगी। तो ये कॉमन चीज है कि हमने फॉल्टी डाइट ली और हमारी फॉल्टी हैबिट्स अगर रहेंगी और हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स रहेंगे तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी पेशेंट को मिलेंगी, जो कि हम लोग सभी लोग अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि हमें बेकरी फूड्स नहीं खाने हैं, हमें हाई कैलोरिक डाइट नहीं देनी है, हमें डिब्बा बंद खाना नहीं देना है, हमें फास्ट फूड नहीं देना है, हमें ऑयली स्पाइसी फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, विषमाशन नहीं कराना है, अध्ययन नहीं कराना है। जो भी हमारा आयुर्वेदिक डायटेटिक्स बताई गई है, अगर आयुर्वेदिक डायटेटिक्स पे हम ध्यान दें, आहार विधि विशेष आयतन हमारे में इतना डिटेल बताया गया है, विरुद्ध आहार के बारे में बताया गया है, यहाँ तक बताया है कि अगर एक बार आपने भोजन कर लिया तो 3.5 याम तक हमें कुछ नहीं खाना है, मतलब सॉरी 1 याम तक नहीं खाना है, मतलब 1 याम मतलब होता है 3.5 घंटे। कभी कभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें आखिर हम जैसे नाश्ता करना है तो मॉर्निंग में नाश्ते का तो हमारे यहाँ तो वर्णन ही नहीं है, हम तो आयुर्वेद से अगर डाइट को निर्धारित करें, लेकिन आप लोगों ने सबने पढ़ा है और सभी जगह सबने गुरुओं ने भी बताया है, और अभी भी आप चरक देखेंगे तो साफ साफ उन्होंने बताया कि सूर्योदय होने के बाद 1 याम के बाद आप भोजन ले सकते हैं, और एक भोजन लेने के बाद दूसरे भोजन में आपको कम से कम 1 याम का अंतर करना बहुत जरूरी है। तो जैसे सूर्योदय की बात हम करते हैं तो सूर्योदय थोड़ा ऋतुओं के अनुसार चेंज होता है, ये हम सब जानते हैं। मानिए जैसे इस समय का अगर सूर्योदय हम 6 बजे भी मान लेते हैं, तो अगर हम 9:30 बजे के आसपास भी नाश्ता कर लेते हैं या 6:30 की 9:30 तक भी हम कुछ लेते हैं, तो ये भी हमारी आयुर्वेदिक की डायटेटिक्स के आधार पर ही है, जो हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में बताया है उसके आधार पर ही है। लेकिन हम सुबह उठे और हमने पता चला ना ब्रश किया, ना हमने प्राणायाम किया, ना हमने मेडिटेशन किया, बस हमने 1 कप चाय पी ली, तो ये आयुर्वेद नहीं बताता है, और यहाँ से ही हमारा मिथ्या आहार और हमारा मिथ्या विहार शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने पेशेंट को बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं तो पहले हमें अपनी बैठती का त्याग करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर बैठती हमारे लिए गलत है तो हमारे पेशेंट के लिए भी गलत है, या हमारा पेशेंट को हम मना करेंगे तो पहले हमें भी उसको नहीं लेना होगा, तभी हम शायद अपने पेशेंट को एक स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए दवा कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और उसमें सीधी बात बताई जाती है कि अगर जैसे हम नॉर्मली हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम दोष की बात करते हैं और दोष के साथ ज्यादा हम उपधातु की बात करते हैं, तो
जो हमारा पित्त स्पेशली की बात होती है, तो पित्त का जो धातु मानी जाती है वो स्पेशली रजा और त्वक मानी गई है। रजा अगर जो मेन होता है, तो अग्नि की बात अभी चली रही थी, क्योंकि हम अगर हमारा आहार रस भी रस धातु में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले हमें जाठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि सब पे कंसंट्रेट होना पड़ता है। अगर हमारी जाठराग्नि सही है तो फिर उसके बाद हमको भूताग्नि पे काम देखना है, और अगर भूताग्नि सही है तो धात्वाग्नि पे देखना है, और धात्वाग्नि के बाद भूताग्नि पे देखना है। इसी से हमारा स्तन्य, इसी से आर्तव, और इसी से हमारी जो है उपधातु का निर्माण भी होता है। तो जैसे अभी बात चली रही थी कि अगर हम समान निदान की बात करेंगे और हम विशेष निदान की बात करेंगे, तो मिथ्या आहार विहार से क्या होगा, दोष की दृष्टि होगी। और जब दोष दृष्टि होगी तो फिर हमारा, हमने जैसे बताया कि हमने खाना खाया, और खाना खा के क्या हुआ, हमारा जो है बनना चाहिए था, प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए था, रस धातु बनना चाहिए था, लेकिन वहां आम ज्यादा बन गया। और जब आम ज्यादा बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि रस धातु का प्रॉपर फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। वहां प्रसाद जन्य आर्तव की जो एक नॉर्मल प्रसाद जन्य आर्तव बनना चाहिए था वो नहीं बना। तो जहां आर्तव भी दृष्टि हुई और वहां पे बीज की दृष्टि हुई। इसी तरह से योनि व्यापक की जो बात बताई गई है वो बिल्कुल सही बताई गई। अब पेशेंट हमारे पास आज भी आते हैं कि उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहती हैं, उनको हिर्सुटिज्म रहता है, उनको एक्ने रहता है, एलोपेशिया रहता है, ओबेसिटी रहती है। कई तरह के पेशेंट हम लोग को सबको ही झेलना को मिलते ही है। अगर हम ओपीडी में बैठते हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे कि उनका वेट जो होगा, बीएमआई जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा और उनका मेंस्ट्रुएशन एकदम बंद हो गया होगा। कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे जो एकदम लीन एंड थिन आएंगे, देखने से लगेगा कि वो एकदम अंडरवेट है, बीएमआई उनकी एकदम जो है वो कम है, जो हमारा एक मेजरमेंट होता है उससे एकदम कम है, लेकिन वो जो है उनको ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमें दोनों तरह से पेशेंट को, जैसे हमारे यहाँ अष्टनिंदनीय पुरुष बताए गए हैं, तो एक अति स्थौल्य बताया है और एक अति निंदनीय बताया है। तो यहाँ पे हमें उन दोनों फैक्टरों को देखना पड़ेगा। और फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखना होता है, जैसे मैंने अभी बात की, आपको जो मात्रज भाव, पित्रज भाव, वो भी उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही है। आपके लाइफ स्टाइल का, आप किस रहते हैं, और फिर कितना आप किस तरह का खाते हैं, और किस तरह का जो है आपको अवरोध होता है, आवरण बनता है, ये सारी चीजें जो है वो एक मोटे मोटे तौर पे देखेंगे। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि पीसीओडी, ये बहुत कॉमन है। पहले हम लोग जब थे स्टार्टिंग में, तो वो केवल एक डिजीज के रूप में हमारे सामने थी कि हाँ भाई ओवरी में क्या होता है, मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, और फिर वो क्या होता है, प्रॉपर फॉलिकुलर नहीं बनता, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता, और उससे ओव्यूलेशन नहीं होता, ओवम नहीं तैयार होता है। अब क्या है, अब वो पीसीओएस हो गया, मतलब एक डिजीज जो है वो सिंड्रोम में कन्वर्ट हो गई। यहाँ तो हमने बहुत तरक्की कर ली, क्योंकि हमारा जो मिथ्या आहार, मिथ्या विहार था, वो इतना जबरदस्त आगे आया कि वो एक फैशन हो गया। जब तक बर्गर नहीं खाएंगे, जब तक पिज्जा नहीं खाएंगे, जब तक चाउमीन नहीं खाएंगे, जब तक समोसा नहीं खाएंगे, तब तक हमारा दिन पूरा ही नहीं होता है। तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और उससे जैसे अभी मैंने बताया साफ साफ कि जब हमारा मल भाग ज्यादा बन रहा है, किट भाग ज्यादा बन रहा है, कफ ज्यादा बन रहा है, दुष्ट कफ बन रहा है, तो दुष्ट कफ आम में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो पूरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है पूरी अग्नि को दुष्ट कर दे रहा है, जाठराग्नि को दुष्ट कर दे रहा है। जाठराग्नि कुछ स्टिमुलेट होती है तो हमारी जो है धात्वाग्नि को स्टिमुलेट कर दे रहा है, रसाग्नि नहीं बन रही है। जब रस धात्वाग्नि नहीं बन रही है तो फिर रस धातु प्रॉपर नहीं बन रही है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाह रही थी। अब जैसे एक संप्राप्ति की बात होती है कि अपान, जैसे हम मानते हैं कि हमारे हम जो है 5 बातें, हम 5 वायु के 5 प्रकार है ना, प्राण, अपान, उदान, समान और विज्ञान। तो यहाँ जो कॉमन बातें होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गर्भाशय के समय की बात करते हैं, या गर्भाशय जो है वो अपान वायु के कंट्रोल में रहता है। और जो बताया भी गया है कि प्रसव हो या फिर मेंस्ट्रुएशन हो या फिर आपका मल त्याग हो या आपका मूत्र त्याग हो, इस तरह शुक्र त्याग हो, ये सब जो है वो अपान वायु कंट्रोल करता है। एक सिंपल सी बात है। तो उसमें क्या होगा कि अगर वो दुष्ट आर्तव हो जाता है या वहां पर भी अवरोध जन्य आर्तव हो जाता है, तो फिर वो प्रॉपरली क्या करेगा, वो बीज को भी और पुष्प को भी, उन्होंने साफ साफ बताया अभी काश्यप जी ने कि बीज का भी घात करेगा और पुष्प का भी घात करेगा। इसी तरह से जो व्यान वायु का काम बताया गया है, वो रप्चर
नहीं होने देगा। अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, व्यान वायु कुपित होगी, तो वो जो प्रॉपर रप्चर होना चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होना चाहिए, क्योंकि व्यान पूरे शरीर में घूमती है। अपान को तो हम तब भी मान लेते हैं कि वो अपान क्षेत्र की जो है अधिष्ठाता है, लेकिन व्यान तो हमारे पूरे शरीर की अधिष्ठाता है। और अगर एचपी एक्सिस की हम बात कर दें, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की हम बात कर लें, तो यहाँ हमारा जो व्यान वायु का कहना चाहिए एक आइडिया है, या व्यान वायु के बारे में जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो केवल ये नहीं देख रही है कि अपान क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो तो वहां जाके प्राण और उदान को भी देख रही है, वो यहाँ समान को भी देख रही है, वो यहाँ अपान को भी देख रही है। तो एचपी एक्सिस के बिना कभी कोई ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये हमारे मॉडर्न के डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ अगर हमारा सिद्धांत अपान वायु और व्यान वायु को मानता है और बताता है, तो हम कहीं गलत नहीं हो सकते हैं, और उसको हमें और ही संहिताओं में बहुत डिटेल है, उसमें हमें और भी डिटेल में जाके संहिताओं को समझने की आवश्यकता है। समान वायु में भी यही है कि दृष्टि जो क्या कहते हैं, मेन वो आमाशय में रहता है, और जब प्रॉपरली कफ ज्यादा बनेगा तो प्रॉपर समान वायु भी कुपित होगा, समान वायु प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पाएगा, और दृष्टि होगी, इम्प्रॉपर डाइजेशन होगा, और इस तरह से क्या होगा, वो स्रोतों को अवरोध करे। तो ये कैसे एमिनोरिया हो रहा है, कैसे नष्टार्तव बन रहा है, इसी बारे में थोड़ी सी बात हमारे सुश्रुत जी ने भी बहुत अच्छे से की है। जो अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सैद्धांतिक जो हमारे पास विषय मिलता है वो चरक में बहुत अच्छा मिलता है, आचार्य चरक ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन सुश्रुत जी का अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं तो हमें बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है, और उनका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि दोषे आवर्त मार्गत्वाद आवर्तन नश्यति स्त्रिया, मतलब कि मार्ग अवरोध जन्य जो आर्तव क्षय है, जैसे मैंने अभी बताया कि जहां भी आहार विहार प्रॉपर नहीं होगा, कफ का आवरण बनेगा, कफ के कारण मार्ग अवरोध होगा, कफ के कारण जो है वो प्रॉपरली जो है अग्नि मंद होगी, तो दोषों का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, और वो मेन दोष जो होंगे वो कफ और वात होंगे। कारण पित्त का है, क्योंकि पित्त जो है पित्त अंतर्गत ही अग्नि कार्य करती है। पित्त को हम एक तरह से देखा जाए तो द्रव्य मान सकते हैं, अग्नि द्रव्य नहीं है, अग्नि को द्रव्य का आश्रय भाव से ही वो काम करती है, और वो कहना चाहिए कि पित्त के अंदर आश्रित रहती है, तो उसके बिना पित्त कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ स्पेशली अग्निमंद है तो पित्त भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ है, और उसके कारण जो है दोषों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और कफ और वात के लक्षण हमको मिलने लगते हैं, जैसे मैंने अभी बताया पूर्व रूप में और रूप में। When a peculiar dosha is obstructed by the another dosha, अन्न दोषा कफो वायु बात कफो शीतल, उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो कोई भी दोष जब ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अनदर, जैसे आवरण कैसे बनता है, तो जनरली आवरण बनने का कारण ही होता है कि वो एक तरह से दोष को कवर दे देता है, आवरण बना लेता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, और फिर उसके नॉर्मल फंक्शन को रोक लेता है। तो इस तरह से जब नॉर्मल फंक्शन नहीं होंगे, प्रॉपर रस धातु नहीं बनने देंगे, प्रॉपर रस धातु का प्रसाद जन्य आर्तव नहीं बनेगा, तो फिर वो आर्तव जब प्रॉपर नहीं आएगा तो या तो वो क्षीण आर्तव आएगा या तो वो नष्ट आर्तव हो जाएगा। तो यहाँ हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया है कि आर्तव क्षय यथोचित काल आदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च, decrease of artav gives rise to non-appearance at the appropriate time or scanty appearance and pain in the vagina। मतलब जो हम बात कर रहे हैं, अनार्तव की बात करते हैं, एमिनोरिया की बात करते हैं, चाहे प्राइमरी एमिनोरिया हो, चाहे सेकेंडरी एमिनोरिया हो, चाहे पुष्पग्नि योनि व्यापद हो, चाहे जातग्नि योनि व्यापद हो, कई चीजें इन्होंने बताई है इस तरह से भी। तो यहाँ पर हम सिंपल बात करते हैं कि यहाँ पर जो आर्तव क्षय है, अगर वो उचित काल में नहीं आ रहा है और उचित दर्शन नहीं दे रहा है, अल्प मात्रा में दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो और योनि वेदना भी हो रहा है, तो सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में इसका वर्णन आया है, जहाँ पे सभी दोषों की वृद्धि और दोषों के क्षय का उन्होंने बहुत अच्छे से लक्षण बताया है। यहाँ पे उन्होंने आर्तव को भी बताया। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ बताया है, भाव प्रकाश की हम बात करते हैं तो उन्होंने भी बोला है कि आर्तव से सो काले
च अभाव तस्य अल्पता अथवा जायन्ते वेदना योनो लिंग साद आर्तव छे। One of the cardinal sign of PCOS is oligomenorrhea, which is infrequent or very light मतलब scanty menstruation। स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन का मतलब हुआ कि वो एक तरह से आर्तव का क्षय हो रहा है या आर्तव क्षीण हो चुका है। आर्तव की जो है वो नॉर्मल जो बताई गई है, उन्होंने चतुरांजलि बताई है और उन्होंने साफ साफ बताया है आर्तव के बारे में भी कि आर्तव जो है वो इंद्रगोप के समान होना चाहिए, शशाश्रक के समान होना चाहिए। तो कई लक्षण उन्होंने इसके बारे में बताए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शास्त्रों में भी ये वर्णन बहुत अच्छे से बताया है। इसका मतलब है कि उस समय भी हमारे आचार्यों के पास यहाँ वहां पर इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में विजन कहना चाहिए, इतना डिब्रॉड था उनका कि उनको सब कुछ पता था कि अगर आर्तव की रुष्टि होगी, आर्तव ऐसे होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आर्तव के बारे में थोड़ा सा अगर आयुर्वेदिक पैंडम का एक सारांश बताएं तो ये स्पेशली क्या करता है, आर्तव जो है वो अगर हम यूज करेंगे तो एक ओवम को भी वो रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 8 आर्तव दृष्टि की हम बात करेंगे तो वहां पे एनोबुलेशन को भी बताएगा। उन्होंने जो पहले बताया कि अगर हम आर्तव को ओवम ही मान लेते हैं तो जो अष्टार्तव दृष्टि का लक्षण हम पढ़ते हैं तो उसमें अभिजत्व भी आया है, इसको हम एनोबुलेशन मानते हैं। एक बार आया है ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि जो हम सभी ने पढ़ी होती है, तो वो ग्रंथिल आर्तव उसको हम मान सकते हैं। और उसका जो कोरिलेशन हम करेंगे वो जो टर्मिनेशन ऑफ फॉलिकल मैच्योरेशन एंड बिकमिंग सिस्टिक इन नेचर। समटाइम्स क्या होता है ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस, अगर हम मॉडर्न साइड से बोले और अगर आयुर्वेद साइड से बोले तो हमारे जो दोष हैं, अगर वो दोष समावस्था में नहीं है, हमारा आहार विहार सही नहीं है, तो फॉलिकल मैच्योर तो होगा लेकिन वो सिस्टिक हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, कलेक्शन बढ़ जाता है और कफ दृष्टि हो जाती है और ओवम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो मैच्योर ओवम ना बन के वो ओवम जो है वो पॉलिसिस्टिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बोथ बाथ एंड कफ दृष्टि आर्तव कैन बी सीन इन द ग्रंथिभूत आर्तव। जो कफ और जहाँ पे अगर हम स्टडी करेंगे, दोष वाइज स्टडी करेंगे, तो जो कफ दृष्टि होगी और वात की दृष्टि मिलेगी तो ग्रंथि, क्योंकि कहीं भी ग्रंथि बनती है तो कफ के कारण बनती है और जो भी बनाना होता है या जो भी क्रिया होती है वो वायु कराता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से अगर ग्रंथिभूत आर्तव बन जाता है या हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हम जो उसकी चिकित्सा करते हैं तो ग्रंथिरस चिकित्सा करके उसको हम बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी पाते हैं, जिसमें हम लोग पाठा कुटकी और इंद्रियप का योग बनाया के दिया जाता है। तो इसमें कई चीजें हमारे जैसे एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं, जनरली हमारे पास अनार्तव का पेशेंट आएगा तो हमें पहले यही देखना है कि अनार्तव उसका कैसा है। एमिनोरिया प्राइमरी है तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि प्राइमरी एमिनोरिया है तो पहले देखना है कि हमारा उसका एचपी एक्सिस काम कर रहा है, उसका यूट्रस प्रॉपर है, उसके ओवरीज प्रॉपर है। समटाइम्स तो कंजेनिटल एनोमली होती है कि हम ऑर्गेन तो बना नहीं पाएंगे लेकिन हमें उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और समटाइम्स जो सेकेंडरी एमिनोरिया होता है वो ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस कहते हैं, या अपनी बात पे हम कहेंगे तो फिर वो धात्वाग्नि दृष्टि से होता है या धात्वाग्नि की विषम प्रकृति से होता है। तो अब जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शास्त्रों में भी योनि व्यापत कौन कौन से ऐसे योनि व्यापत हैं जिसमें एमिनोरिया आया है, या एमिनोरिया को तो मैंने पहले ही बताया कि बंध्या नष्टार्तवा सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि जो है वो अगर पेशेंट को आर्तव नहीं है तो वो पेशेंट बंध्या ही कहलाएगी। ये एक बहुत ही कॉमन चीजें आई हैं। और अब अगर हम बात करते हैं तो हम कहाँ हैं और हम प्रैक्टिकल अप्रोच उसका कैसे लेके जाते हैं। हम सब लेडीज हैं और जनरली हमको सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आगे भी बढ़ना है, हमें अपना फ्यूचर भी देखना है और हमें बहुत शांत भी रहना है। ऐसा नहीं है, रिफॉर्म करते रहना है, थोड़ा गिरते रहना है लेकिन फिर उठना है और बहुत आगे तक जाना है। यही ग्रेटिट्यूड, फोर्टिट्यूड और रिसाइलेंस का मतलब है, जो कि बड़ी मैडम का मंत्र है। बड़ी मैडम की जीवन शैली से आप लोग सभी परिचित हैं और उन्होंने इसी जीवन शैली को लेकर बहुत काम किया है। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन चीज है आजकल, जो स्ट्रेस की लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसमें क्या होता है जो स्ट्रेस अगर हम जान रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट हैं और इस कंडीशन में है, चाहे उनको एग्जाम का स्ट्रेस हो, चाहे उनको फैमिली का स्ट्रेस हो,
चाहे उनको आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभी बाहरी प्रॉब्लम है, कुछ पेशेंट शेयर भी नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जो अगर हम सीरम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो FSH, LH और हमारा जो इन्हिबिन है ये सब डाउन होता है। मतलब हमारे एस्ट्राडियोल के लेवल्स जो होते हैं वो हमें नॉर्मल नहीं मिलते। पेशेंट आ रही है हमारे पास, सब कुछ उसका घर में खा रही है, पी रही है, जब तक हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग नहीं करेंगे, हम उसके हेतु को नहीं पूछेंगे, अगर वो स्ट्रेस लेवल में है तो कभी भी उसका HPA-Axis, उसका हार्मोनल लेवल प्रॉपर काम नहीं कर सकता है। और उसके कारण समटाइम्स पेशेंट जैसे सेकेंडरी एमिनोरिया में आती है तो पेशेंट को, पहले के पेशेंट कुछ ऐसे उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड इतना खराब बीता था, या समटाइम्स उनको LHCS का इतना फियर था, समटाइम्स उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं रही थी, प्रीटर्म हो गई थी, एनीमिया था, डायबिटीज थी, या फिर प्रेक्लम्पिया रहा। मैंने कहा ना कुछ ऐसा उनको बिटर उनके यादें रही उनकी। उसके साथ में उनका क्या हुआ कि डिप्रेशन में गए, और वो डिप्रेशन के साथ एडवर्स फीटल आउटकम के साथ, फीटल एब्नॉर्मलिटीज के साथ भी पेशेंट हमारे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब स्ट्रेस किस तरह का है ये भी हम एज ए फिजिशियन हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो हम कहाँ तक निकालें, या कहाँ से हम जान पाए कि हमारे पेशेंट को कहाँ से स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये कहाँ से शुरू होता है, कैसे जाता है, ये भी हमें सबको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज हमारे को हर्ट करती है तो सबसे पहले हमारा मन, मस्तिष्क सब पे असर आता है, ये हम सभी जानते हैं। और फिर जब वो हाइपोथैलेमस हमारा जो है क्या करता है, वो रेस्पॉन्ड करके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है। और ये बढ़ा हुआ जो कॉर्टिसोल लेवल होता है, ये कहीं ना कहीं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका इफेक्ट आता है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इंक्रीज करता है ACTH, उसका इफेक्ट किडनी पे भी आता है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे आता है, एड्रिनल ग्लैंड्स फिर स्टिमुलेट होती हैं और हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी रेस्पॉन्ड करता है, पिट्यूटरी भी रेस्पॉन्ड करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी रेस्पॉन्ड करती हैं, और कुल मिला के क्या होता है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एकदम कहते हैं ना क्रियान्वित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इस तरह से HPA-Axis जो है, ये HPA-Axis की बात चल रही है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारे हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होंगे। और डिस्टर्ब जब हो जाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, अगर वो ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि ब्लड के साथ मिक्स करेंगे तो हमारी वेस्कुलर एंडोथेलियल को जो है वो डिसफंक्शन करेंगे, हमारी कार्डियक में जो इफेक्ट करेंगे, कार्डियक एंड वेस्कुलर फाइब्रोसिस करेंगे। वहां पर जब कार्डियक एंड वेस्कुलर फाइब्रोसिस होगी तो हम सभी जानते हैं कि वहां पे पेशेंट जो है वो कोलेजन डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, और उसका साइड इफेक्ट भी हमें पता है, जहां कोलेजन डिपोजिशन होगा वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हाइपरटेंशन नॉर्मल सी बात है, डिसलिपिडीमिया बहुत कॉमन बात है, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, ये सारे जो केवल क्या हो रहा है, केवल अंडर स्ट्रेस। और ये हम सब जानते हैं कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की जो हम लोग बात करते आए हैं, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, उससे क्या होगा, हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनिक जो एंजाइम्स होते हैं उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, और फिर रीनल पे भी इसका इफेक्ट आता है। इस तरह से हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स में, जैसे हमारे मेन ऑर्गन्स हमारे, चाहे हार्ट हो, चाहे हमारी वेसल्स हो, चाहे हमारा लीवर हो, हमारा किडनी हो, है ना, और हमारी जो है ओवरऑल हमारी बॉडी, जैसे हम डिस्लिपिडीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सबसे हम इफेक्टेड हो सकते हैं, या हमारे पेशेंट उससे इफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी है। उसको अगर हम देखते हैं, पेशेंट आता है, कोई बात किसी पेशेंट को बुरी लग जाती है, या हम ही लोगों को कभी कोई बात बुरी लग जाती है, समटाइम्स इंक्रीज स्वेटिंग हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, विजन हम लोग का जो होता है एकदम टनल विजन जिसे कहते हैं, हम लोग को दिखना नहीं है, जो गुस्से में देख रहा है गुस्से में दिखाई देना भी कम हो जाता है, हमारा डाइजेशन कम हो जाता है, और जो है लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम पेशेंट जो है इसमें सफरर हो सकता है। तो वही है जो आज का हमारा जितने भी हम कहना चाहिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है,
वो टेक्नोलॉजी किसी ना किसी वे में, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे हमारे पास कंप्यूटर हो, हमारा पीसी हो, हमारा जो है मोबाइल फोन हो, तो वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी तरह से रेज हमारे पास आएंगी, या फिर हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा सोचेगा, ऐसे थॉट्स होंगे, तो वो शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। और जब गुस्सा आता है तो हम समझ ही रहे हैं, गुस्सा आएगा तो तेज महाभूत अग्नि महाभूत आग बढ़ेगा। और जब आर्त्यम को भी आग्ने माना है, हम सब जानते हैं, शुक्र को सौम्य मानते हैं, उष्ण की वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं वो मन के स्थान पर भी इफेक्ट करेगा। हृदय को हमारे दुखी हो गए तो हमारा साधक पे तो दुखी होगा, हमारी व्यान वायु जैसे मैंने बताया कि वो पूरे शरीर में घूम रही है, और व्यान से जो है वो अपान की भी दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक समदोष समाग्नि से सम धातुमल क्रिया वाली जो हमारी एक स्वस्थ की परिभाषा है, वो पूरी तरह से कहा जाए तो इफेक्टेड होती है। अगर हम उसको रजस्वला परिचर्या के रूप में ले लें, या रजस्वला के उसमें देख लें कि अगर कहीं रजस्वला परिचर्या को प्रॉपर हमने मैनेज नहीं किया, तो भी इसका एक कारण जो है वो आगे जाके आर्तव दृष्टियों में जा सकता है। तो रजस्वला परिचर्या जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल होती है वो निदान परिवर्जन चिकित्सा के लिए, क्योंकि अगर हम रजस्वला ठीक से करेंगे तो निदान परिवर्जन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मेंस्ट्रुएशन को हमने पहले ही बताया कि एक तरह से ये शोधन का प्रोसीजर होता है, और इस शोधन के प्रोसीजर में अगर हम पथ्य और अपथ्य को ध्यान में रखेंगे तो शोधन थेरेपी बहुत अच्छे से होगी। अगर हमने पथ्य अपथ्य का ध्यान नहीं रखा तो वो शोधन थेरेपी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम पंचकर्म भी करने जाते हैं तो हम संसर्जन कर्म भी करते हैं, हम पूर्ण कर्म भी करते हैं, और तभी हम पंचकर्म में सफल हो पाते हैं। तो मेन काम क्या होता है कि हमें कफ और वात को कुपित नहीं होने देना है, अग्नि को हमें पूरा जो है कहना चाहिए कि पूरा समाग्नि इसका मतलब होता है कि सब चीजें बैलेंस्ड रहना चाहिए, और जब वो बैलेंस्ड रहेंगी तो फिर आम नहीं बनेगा, और जब आम नहीं बनेगा तो फिर एनर्जी भी हमारी अच्छी रहेगी और हमारे दोष धातुमल प्रॉपरली काम करेंगे। तो उनका मेन काम जो हमारे शास्त्रों में बताया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अगर हमें रक्त क्षय से बचना है, अग्नि मांद्य से बचना है, वात प्रकोप से बचना है, तो अग्नि दीपन पाचन और वातानुलोमन पे हमें ध्यान देना है। और ये जनरली हम लोग करते हैं अपने पेशेंट को। अगर हम प्रॉपरली दीपन देंगे, दीपन औषधियों से स्टार्ट करेंगे, अग्नि को प्रदीप करेंगे, अग्नि को साथ में रखेंगे, थोड़ा सा उसको हम उसके बाद पाचन उसका बढ़ाएंगे, उसके बाद उसका विरेचन बढ़ाएंगे, तो हमारे पेशेंट को जब कहते हैं श्रोत्र शोधन होगा, अपान वायु पे अच्छे से काम होगा, व्यान वायु को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, एचपी एक्सिस पर काम करेंगे, पेशेंट में बहुत ही ड्रास्टिक परिवर्तन आएंगे, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को अभी बताऊंगी। इसके साथ साथ हमारे शास्त्र बताते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मन और मस्तिष्क पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। जब भी हम इस तरह के पेशेंट को देखते हैं, जो भी हमारे पेशेंट आते हैं अनार्तव या आर्तव दृष्टि लेके, तो वो अष्टांग हृदय में स्पेशली त्रिगुण की बात बताई गई है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा लिया है, हमारे सभी शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छे देते हैं। तो मैंने उस पर पढ़ाई की और देखा कि सत्व रज तम की उन्होंने बात की। और अगर सांख्य फिलॉसफी की बात करते हैं तो उन्होंने भी यही बताया है कि हमारी जो प्रकृति है या जो भी हम बनते हैं उसमें तीनों गुण आते हैं। हम सब मानते हैं कि ये अभी हम वातपित्त कफ की बात कर रहे थे जो कि शारीरिक गुण थे, और हमारे अब जो मानसिक है वो रजतम तो है ही, लेकिन सत्व की भी अपनी एक महानता है। बिना हम इनको देखे किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं कर सकते। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में है ना, बैलेंस्ड है, तो फिर बात ही क्या है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें रज और तम पे दोनों पे देखना होता है। और स्पेशली जो रज और तम जो होते हैं वो फीमेल्स में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो हम देखते हैं कि मेंसेस से पहले के जो सिंड्रोम आते हैं वो जो है वो थोड़ा सा किसी पेशेंट को आता है कि हैवीनेस इन द ब्रेस्ट, किसी का मूड एलिवेटिंग आता है। तो जो हमारी स्टडी आई है उसमें आया है कि जो डोमिनेटिंग क्वालिटी है वो उसकी अगर हम 3 गुना की बात करते हैं तो स्पेशली जो इफेक्ट करती है पे वो है रज और तमा, है ना, क्योंकि रजतमा प्रधान फीमेल्स जो होती हैं वो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स आर प्रीडोमिनेटली नोटिस्ड एज कंपेयर टू द सात्विक पर्सनैलिटी। तो वही मैंने कहा कि सत्व रज तम तीनों में लगातार समान ऐसा बहुत कम मिलता है, लेकिन रज और तम के जो लक्षण हम देखते हैं या हमारे पास पेशेंट खुद आते हैं कि मैडम मेरा बहुत ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस हो रही है, मुझे बहुत इंडाइजेशन हो रहा है, मुझे बहुत अनइजीनेस लग रहा है, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा बहुत
बहुत आ रहा है। तो अगर इस पे भी हम स्टडी करें तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हम HPO एक्सिस से भी इसको अगर जोड़ के देख सकते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम चला सकते हैं। तो अगर जो धातु की बात चली रही थी, मैंने काफी कुछ इसमें डिस्कस कर दिया है, और क्योंकि टाइम भी देखना पड़ेगा, तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जनरली साइकोलॉजिकल मॉडर्न प्रैक्टिशनर या मॉडर्न स्टडी भी करिए तो वो भी देखते हैं कि जो हेक्टिक वर्क शेड्यूल हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है वो भी HPO एक्सिस का इनकोऑर्डिनेशन करता है। मतलब जो प्रॉपर HPO एक्सिस का काम है वो बिगाड़ देता है, और उससे भी जब HPO एक्सिस बढ़िया से काम नहीं करना है तो चाहे वो एमिनोरिया में जाएगा या फिर वो मेनोरेजिया में जाएगा। दूसरा, जैसे हम लोग सब समझते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर्स, तो थायराइड डिसऑर्डर्स का भी अगर स्टडी की जाएगी तो वो स्पेशली जो है वो, हम अगर वायु को जैसे बात कर रहे थे, व्यान वायु और मेंटल डिस्टर्बेंस, इन दोनों पे अगर स्टडी करेंगे तो थायराइड लेवल पे भी हमें अग्नि पे काम करना है, गृहिणी पे काम करना है, शोधन पे काम करना है, और उसके बाद उसके मेंटल स्टेटस पे काम करना है। तो ये जो धातु दृष्टि होती है, इसको हम स्पेशली रस और रक्त की दृष्टि पे भी काम करेंगे तो भी हम आर्तव दृष्टि पे काम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें वही कार्य करना है कि पेशेंट का सोने का समय, उठने का समय, उसके मेडिटेशन का समय, उसका प्राणायाम का समय, उसका योगासन का समय, उसके डाइट का समय, उसकी पढ़ाई का समय, सारा अगर हम थोड़ा सा भी इस पर फोकस कर ले, उसको बैलेंस्ड कर दे, तो हम बहुत, और वो क्या खा रही है, सबसे बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ भविष्य का वर्णन आया है, यव का वर्णन आया है, वाले वाटर का वर्णन आया है, यहाँ तक कि बर्तनों का भी वर्णन आया है। आज भी अगर हम ही देखें, हम जनरली अगर हम एक कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करते हैं, अगर हम बाहर होते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हम प्लास्टिक कप में चाय नहीं पिएंगे, है ना। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया गया कि हम क्यों क्ले में या मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीना पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कहते कि हमें कप में दो, है ना। अगर हम बाहर जाते हैं तो ये आज भी अगर हम घर में पीते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम चीनी मिट्टी में पी ले, चीनी मिट्टी के कप में चाय पी ले, लेकिन हम स्टील में ना पिए। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आज भी स्टडी चल रही है और उसका इफेक्ट भी मिलता है और वो पॉजिटिविटी हमें देते हैं। तो वही सब चीजें हैं कि हमें करना क्या है। हमें स्लीपिंग टाइम जो है वो अपना फिक्स करना है कि हमें रात को 8 बजे सोना है या 9-10 बजे सोना है, और सुबह हमें 7 घंटे 8 घंटे की पूरी नींद लेके सूर्योदय से पहले उठना है। अब सूर्योदय का मतलब ये होता है कि अगर सबका सूर्योदय ऋतुओं के हिसाब से चेंज होता है, तो मेरा मानना है कि कम से कम आधे घंटे पहले भी अगर हम सूर्योदय से पहले उठें और अगर हम थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा अकॉर्डिंगली, कुछ नहीं तो कुछ पेशेंट को जैसे कहा जाता है कि कम से कम इतना आप जैसे कि मॉर्निंग वॉक करो, थोड़ा विस्ट करो, जैसे कि हल्का पसीना आने लगे, है ना, थोड़ा सा रस्सी कूदो, उतना कूदो जितना आपको थकावट हल्की लगने लगे। तो कुछ ऐसे योगासन करो, सूर्य देव को नमस्कार करो। तो इतना अगर करने से आपको लगे कि आपकी बॉडी एक्टिव हो गई है, तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन 5 दिन हमें ये काम करना अच्छा रहेगा, और हम जो आर्तव दृष्टि की प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस को भी हम बचा सकते हैं, और किसी भी चीज का अति योग नहीं करना है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा करने से नुकसान हो जाती है। इसीलिए कुछ पेशेंट हैं जो हमारे पास जनरली आते हैं और हम उनकी स्टडी करते हैं, उसी बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी। कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिसकी मैंने स्टडी की और पेशेंट को काफी रिलीफ मिला। तो एक पेशेंट ये चल रही है हमारे पास, इसका जो पेशेंट आई थी, ये डिलेड और स्कैंटी मेंस लेके आई थी कि इसको महीना नहीं आता था, और अगर आ जाता था 50-60 दिन में कभी आ जाता था तो फिर वो 2-3 दिन के लिए तो रहता था, उसके बाद भी उसको थोड़ी ड्रॉपिंग रहती थी। तो पहली हिस्ट्री उसकी सही थी, पहली प्रीवियस हिस्ट्री में वो रेगुलर थी, ड्यूरेशन भी उसका ठीक था, लेकिन जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसका मेंस जो था वो लगभग डिलेड हो गया था, और उसने OCP वगैरह ली थी। क्योंकि हमारे पास पेशेंट फर्स्ट बार नहीं आता ट्रीटमेंट में ना, थोड़ा झेल के आता है। तो जो उसकी चीफ कंप्लेन आई वो डिलेड स्कैंटी एंड प्रोलॉन्ग मेंस करके आई, और उसका जो इंटरवल था वो 56 डेज का था। साथ में हल्की सी इचिंग थी वल्वोवेजाइनल एरिया में, और बर्निंग उसको मिक्सचराइजेशन थी। जब हमने उसका USG कराया, क्योंकि हमें भी देखना है कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है और उसको हम ट्रीट करने जा रहे हैं, तो जनरली
उसका जो वो था, तो उसमें जो आज की कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि पीसीओडी जो है पीसीओएस में कन्वर्ट हो गई थी, तो उसको मैंने प्लान किया कि इसको मात्रा बस्ती दी जाए। और लगभग 3 मंथ मैंने उसको मात्रा बस्ती दी, और लगातार 8 दिन तक, जैसे पीरियड के बाद उसको पीरियड के 7th डे जब उसका पीरियड समाप्त हो गया तो पीरियड के 7th डे से शुरू करी और उसको 8 दिन लगातार दी। और साथ में मैंने उसको ओरल मेडिकेशंस दी। उसके साथ मैंने इसमें एक स्पेशल किया कि लहसुन तेल और अदरक सोरस मिलाया और उसको इम्पटी स्टमक मॉर्निंग में नस्से दिलाया। और वो 8-8 बूंद का नस्से था, थोड़ा सा उसमें बीच बीच में, क्योंकि शोधन के साथ में थोड़ा सा हम लोग भी ग्रहण भी देते हैं, और साथ में एक इरिटेटिंग बहुत होता है अदरक सोरस का नस्से, तो हमने साथ में शतपुष्पा को भी उसमें ऐड किया। शतपुष्पा में बहुत अच्छा वर्क किया है हमने, उसका भी कुछ एग्जाम्पल 2-4 पेशेंट का आपको बता देंगे। और साथ में फिर हम, क्योंकि पंचतीर्थ घृत हम ऐड करते हैं जनरली, हमने अभी आपको बताया कि दीपन पाचन करना चाहिए, स्नेहन करना चाहिए और नित्य विरेचन, क्योंकि नित्य विरेचन करने से सबसे बड़ी बात होती है कि बीज की कार्मुकता को हम बढ़ा सकते हैं। साथ में हम गृहिणी दृष्टि पे कार्य करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर गृहिणी दृष्टि पे कार्य नहीं करेंगे, पित्तधरा कला को अगर हम जो है शोधित नहीं करेंगे, तो वो प्रॉपरली हमारी जो हमने अभी बताया रस धातु ही नहीं बनेगी, आहार रस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और उसके साथ में फिर थोड़ा सा हम, जैसे संजीवनी बट्टी है, चंद्रप्रभा बट्टी है, रसायन भी देते हैं। और संजीवनी को हम जनरली जैसे कहते हैं एज ए एंटीबायोटिक की तरह, या किसी भी तरह का कोई कीटाणु अगर बॉडी में है तो वो उसको क्लियर करे या पनपने ना दे। देन क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेशेंट को उस तरह की कंप्लेन थी, तो मैंने यहाँ पर एरंड तेल दिया वातानुगमन के लिए। और कुछ दवाएं अशोकारिष्ट हमारे कॉलेज में अवेलेबल रहती है, काचनार गुग्गुल भी मैंने यहाँ उसको ऐड कराया। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि मैंने बस्ती दी और उसको दवा चलाई, तो 3 से 4 महीने के साइकिल के बाद हमारे पेशेंट को काफी रिलीफ मिला। और उसकी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री थी, वो जहाँ वो 50-60 दिन में आती थी, वो 30 से 36 दिन में आने लगी। और इंटरवल भी उसका जो था वो मतलब ठीक हो गया, लगभग 30 से 36 दिन का हो गया, और 6 से 7 दिन उसको ब्लीडिंग होने लगी और पेशेंट हमारी काफी कुछ ठीक हुई। और ये सारा ट्रीटमेंट मैंने अपने कॉलेज में ही किया है, कोई अलग नहीं है। ऐसी एक पेशेंट और आई थी, मैरिड थी, हाउसवाइफ थी, और उसके लगभग जो है 10 मंथ की मैरिड लाइफ भी थी, और उसको अभी एक अबॉर्शन की भी हिस्ट्री थी, जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन था। और जो इस बार हिस्ट्री आई लेके आई थी, डिलेड थी, स्कैंटीमेंस थी, लगभग 45 से 60 दिन में उसको पीरियड आते थे। 3 साल से उसको ये प्रॉब्लम थी, उसी बीच में उसकी मैरिज हो गई थी। और जब उसको 7-10 को उसकी हम लोगों ने जांच कराई थी, तो उसमें आया था कि बल्कि ओवरीज हैं और विद मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स अरेंज्ड हैं पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन के। उसमें मतलब कि राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी में जो है वो छोटा छोटा जो है सिस्ट बने हुए थे, या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज उसको हम मान लेते हैं। और ये 7-10-22 के बाद फिर 26-11 की में भी उसको ये था कि पेशेंट को हल्का, जैसे पहले 10 cc था, लेकिन जब राइट ओवरी दोबारा से हमने उसका दवा के साथ साथ ट्रीटमेंट का 1 महीने के बाद उसने कहा मैडम मुझे कराना है, तो वो साइज हमारा धीरे धीरे कम आया। और फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस कराए, और ट्रीटमेंट में फिर जो डायग्नोसिस बनी वो वही पीसीओएस बनी। और उसके बाद जो हमने उसको ऑरल मेडिसिन दी, और मात्रा बस्ती फिर हमने उसको रखी 4 महीने के लिए, उसको हमने 8 दिन में मात्रा बस्ती रखी। और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट हमने दिखाई थी, उसका जो रिजल्ट आया हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट का, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और पेशेंट जो है वो साफ साफ इसमें आगे जो डिसीजन उसने लिया, षडबिंदु तेल वगैरह लिया, और इसमें देखिए उसका जो नेक्स्ट आया वो कॉलेलिथियासिस आई, और पीसीओडी उसकी कंप्लीटली खत्म हो गई। उसको जो ट्रीटमेंट हमने दिया वो यही था कि यहाँ पे मैंने षडबिंदु तेल का नस्से दिया था, मैंने इसको पंचतीर्थ घृत दिया था, साथ में कृष्ण तिलक। एक्चुअली जो अनारता की बहुत अच्छी औषधि है, हमारे शास्त्रोक्त औषधि है, और हमारे यहाँ इसमें वर्क भी चल रहा है। इसमें भारंगी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, कृष्ण तिलक ये मिलाते हैं। और साथ में ये तो थोड़ा सा क्योंकि तीक्ष्ण भी देना था, तो यहाँ पे क्रव्याद रस मिलाया, थोड़ा गिलोय मिलाया। गिलोय के बारे में आप सभी जानते हैं, तिक्त रस प्रधान होती है, पित्त में बहुत अच्छा उसका कार्य रहता है। शंख मंडूर, और हमने यहाँ पे गैरिक भी मिलाया, साथ में नागर मोथा केलेदु को दूर करा, और गृहिणी पे कार्य ही करना था तो कालमेघ मिलाया, संजीवनी मैंने आपको बताया था, और एरंड तेल को अनुलोम वायु अनुलोमन के लिए दिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जब आफ्टर ट्रीटमेंट जब पेशेंट ने दिया, तो उसको क्या हुआ, सारे सिम्टम्स में काफी इंप्रूवमेंट मिला, और उसका पीरियड 28 और 30 दिन में आया, और पीरियड्स भी उसको 2 से 3 दिन के लिए आने लगा और नॉर्मल होने लगा।
तो यहाँ मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं किसी भी तरह की विड्रॉल ब्रीदिंग के लिए मॉडर्न मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, और मैं किसी भी तरह की कोई भी पिल्स वगैरह कभी यूज नहीं करती हूँ। और जो मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट देखिए ये आया था 40 से 60 दिन के में आया था, उसको 1 साल हो गया था, और वो कंसेप्शन के लिए भी आई थी, उसकी मैरिड लाइफ थी, और वो चाहती थी कि मुझे प्रेगनेंसी आए, लेकिन उसको पीरियड ही नॉर्मल नहीं आ रहा था। फिर वही उसकी जो मेन कंप्लेन आई, उसको भी हमने जो अल्ट्रासाउंड करा दिया, तो अल्ट्रासाउंड में स्पेशली आया कि फैटी लीवर, उसका जो आया था वो फैटी लीवर आया। और फैटी लीवर के बाद फिर जब हमने उसकी फॉलिकुलर स्टडी कराई, HSG में उसकी जो है वो दोनों ट्यूब्स पेटेंट थी, लेकिन जो फॉलिकुलर स्टडी कराई, तो फॉलिकुलर स्टडी में एनोवुलेटरी साइकिल आया। ऋतु क्षेत्र अम्बुविश पे जब हम बात करते हैं, तो हमें चारों चीजों को उसी कंसल्टेंट को देखना पड़ता है पेशेंट को। फिर वही हमने उस पर क्या किया कि हिंगवादी तेल पे भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा वर्क हुआ है, डॉक्टर नम्रता ने किया है, डॉक्टर दीपिका के अंडर में किया है, और बहुत अच्छा वर्क हुआ है। कष्टार्तब पे और अनार्तब पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि रिसर्च हुई है। उसकी मेडिसिन ट्रायल के बाद भी जो बच जाती है वो हम अपने पेशेंट पे यूज करते हैं, क्योंकि वो बनाई हुई मेडिसिन होती है, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत इफेक्टिव होती है। उसके साथ मैंने इसमें एरंड तेल मिलाया, और इसकी जो ये पूरी मैंने इसको दवा चलाई, यहाँ पे मैंने शतावरी तेल का नस से चलाया, और ये पूरी मेडिसिन चलाई। और पेशेंट का देखिए यूएसजी रिपोर्ट देखिए, पेशेंट की यूएसजी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। और जो है इसके बाद जो है उसकी जो स्टडी थी पेशेंट की, किसी भी तरह का उसको जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं रही, और पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। नीचे देखिए उसमें साफ साफ लिखा है कि वो पेशेंट की प्रेगनेंसी आ गई 8 वीक और 4 डेज की। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस केवल मैं इतना बताती हूँ कि एनोबुलेशन में भी अगर हम नस्से का और बस्ती का प्रयोग करें, गृहिणी दृष्टि पे काम करें, थोड़ा सा दीपन पाचन और नृत्य विरेचन करें, तो एक पेशेंट बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलता है हमको। और इस तरह के हमारे डिपार्टमेंट में लगातार वर्क चल रहे हैं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और जो है वो कार्य चलता रहे। डोरिया पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं, और हम जो है इसी के साथ साथ अब बंद करना चाहते हैं, क्योंकि धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा बताया आपने पूरा सविस्तर। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स वैद्यों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो पूछ सकते हैं। यस मेरी आवाज आ रही मैम मेरी? हाँ मैम आ रही है। यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप आते रहिए। यस आते रहिए आप। थैंक यू। एनुलेटरी साइकिल में मेरा एक सवाल था, एनुलेटरी साइकिल में लाइक जैसे बस्ती ये वो सारा तो आपने बता दिया है, बट कहीं ना कहीं मतलब इंटरनल मेडिसिन में हम लोग किस टाइप का प्रेफर करें? थोड़ा तीक्ष्ण उष्ण लाइक पित्त प्रकोप कराने वाला, ऐसे ही आप कैसे सोचेंगे? एक्चुअली मैम मैंने बताया ना, डिपेंड करता है। जैसे कि 2 तरह के पेशेंट आते हैं हमारे पास, या तो अति कृश आएंगे या तो फिर अति स्थूल आएंगे, है ना। एक होता है जो पीसीओडी होता है, या तो फिर वो जो है एकदम ओबेसिटी वाली भी आती है, या फिर एकदम बहुत कमबैसी वाली भी आती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की पीसीओडी पे हमने वर्क किया है, या किस तरह का पेशेंट आता है। तो जो अगर हमारे पास थिन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वायु का प्रकोप तो दोनों पे ही है, थिन पे भी है और थिक पर भी है। तो प्रकृति को निर्धारण हमें करना पड़ता है। यहाँ हमें रसायन देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें दीपन पाचन करना पड़ेगा, गृहिणी पे कार्य करना पड़ेगा, रस धातु को अच्छे से बनाना पड़ेगा, और फिर थोड़ी रसायन प्रक्रिया देनी पड़ेगी। जैसे क्षीर वाला तेल है, उसकी मात्रा बस्ती दे सकते हैं, या क्षीर वाला तेल को हम स्नेहन के लिए भी दे सकते हैं, उसका नस्से भी दे सकते हैं, मकर ध्वज दे सकते हैं, या पुष्प धनवरस दे सकते हैं, स्त्री व्याधि हर रस दे सकते हैं। मतलब हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको स्ट्रेंथ देना है। ओबेसिटी में क्या है, अति स्थूल में क्या है, हमें वहां हल्का सा लेखन भी करना है, लेकिन वायु को प्रकुपित भी नहीं होने देना है। तो वहां जैसे हमने करना है, तो हमें वहां पंचतीर्थ घृत लेंगे। उसमें क्या होगा कि वो हमें स्नेहन भी करेगी, लेकिन साथ में क्या करेगा, वो वायु को प्रकोपित नहीं करेगा। या हम जैसे हम कहते हैं कि हम वाले वाटर देंगे, वाले वाटर का मतलब हुआ कि हमने उसको पानी जो है बनाया, रात भर भिगो के रखा, सुबह को उसको मसला, हल्का उसको गर्म किया, पेशेंट को बोला। अगर वो उसमें 1 चम्मच पंचतीर्थ घृत डाल के पिएगी तो ज्यादा फायदा करेगा। त्रिफला कषाय के साथ भी वाले वाटर बनाया जा सकता है,
साथ में पंचतीर्थ व्रत लगाया जा सकता है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि अगर ओबेस पेशेंट है तो हमें वहाँ लेखन करना है, और अगर हमारा बहुत अधिक दुबला पतला पेशेंट है तो हमें वहाँ ग्रहण के साथ साथ वायु का प्रकोपित नहीं होने देना है, वायु का अनुलोमन करना है। तो उस तरह की दवाओं पे हमें प्रकृति के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। अच्छा जी मैम। मैम, यहाँ पे एक डाला है डॉक्टर संगीता ने, देखिए लाइक हाइपोप्लास्टिक यूटेरस है, तो इसमें क्या दे सकते हैं? प्राइमरी एमेनोरिया का उन्होंने डाला है। हाँ मैम, तो वही मैंने बताया ना, अभी ऐसे केसेस हम लोग को मिल रहे हैं, और इस केसेस में हमें मेन क्या करना है कि पहले पेशेंट का आहार विहार आप अच्छे से करिए, पेशेंट की हाइट और पेशेंट का वेट, इसको पहले इम्प्रूव करना होता है। वेट तो हम इम्प्रूव कर ही सकते हैं, चलिए हम हाइट पे काम नहीं कर पाएंगे, हाइट तो जो है, लेकिन वेट इम्प्रूव करके वीएमआई को विद इन नॉर्मल लाना है। अगर वो ज्यादा है तो उसे कम करना है, अगर वो कम है तो उसको नॉर्मल ला के आना है। बीएमआई मतलब होता है, आप सभी समझते हैं, जो है बॉडी मास इंडेक्स है, और बॉडी मास इंडेक्स अगर नॉर्मल आएगी तो उसके बाद फिर हम ऐसे पेशेंट को अच्छे से दीपन पाचन करेंगे, और दीपन पाचन करने के बाद फिर पेशेंट पे थोड़ा सा उसकी ग्रहणी पर भी कार्य करेंगे, जैसे कि हमने दाड़ीमाष्टक दिया, पंचतिक दे दिया, महाकल्याण घृत दे दिया, अंगुष्टक चूर्ण दे दिया, नस्य कराएंगे। शतपुष्पा तेल पे मैंने बताया बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे काश्यप आचार्य ने बहुत अच्छे से बताया है। शताब्दी तेल, शतपुष्पा तेल का हम अगर नस्य देंगे, मात्रावस्ती दीजिए, क्षीर वाला तेल की मात्रावस्ती दीजिए, इसके साथ में बला तेल की मात्रावस्ती दीजिए, विष्णु तेल का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, और साथ में योनि जो है वो हम ऐसे पेशेंट में नाभि पूरण कर सकते हैं, अधोदर पे लेपन कर सकते हैं, मकर ध्वज बट्टी काम करेगी, स्वर्ण वसंत मालती काम करेगी। ठीक है मैम। है और ये सब नस्य के चीजें। लिए कौन सा तेल? शतपुष्पा ही देंगे आप, या लाइक थोड़ा अदरक का स्वरस या और कुछ? शताब्दी का भी इफेक्ट है, क्षीर वाला का भी इफेक्ट है, कई चीजों का इफेक्ट है उसमें जी। अच्छा, और नस्य मतलब जैसे डिप्रेशन के लिए कौन सा नस्य मैम अच्छा रहेगा? डॉक्टर विकास जी ने पूछा है। डिप्रेशन का बहुत अति तीक्ष्ण देंगे तो भी हम ऐसा करते हैं कि उसको हम साथ में देंगे, जैसे अगर हम ज्योतिषमती देंगे। हम्म। कामी जल का पिचू सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह का हम काम कर सकते हैं जी। अच्छा, और किसी का कुछ है सवाल तो पूछिए प्लीज। हेलो मैम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। जी मैम। ये क्वेश्चन था कि जो नस्य देंगे तो मेंसेस स्टॉप होने के बाद पूरा नेक्स्ट मेंसेस आने तक देंगे, या पर्टिकुलर 7-8 डेज? नहीं मैम, पूरा नहीं देना है। पेशेंट को पीरियड जब सीरियशन ऑफ मेंस हो जाए तो पीरियड के 5वें दिन या 7वें दिन से शुरू करते हैं और 7 दिन तक ही देते हैं। ओके, ठीक है जी। खासकर 3 महीने में एक बार प्यूबर्टी के समय में पीरियड्स आ रहे तो क्या करना है? मुझे लगता है नॉर्मल तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं धातु क्षय है। आप बताइए मैम, लावण्या जी ने सवाल पूछा है। अंजना जी आप है ना जी मैम? 3 महीने में एक बार पीरियड आता है तो किस प्रकार से सोचिए, बताइए। हाँ मैम, मैंने बताया ना, पहले पेशेंट का जैसे बीएमआई पे कार्य करिए, और आर्तव जनन औषधियां जो हमारे पास हैं, जैसे मैंने बोला वंश पत्र क्वाथ, बांस के पत्तों का क्वाथ, पहले कोपल बांस के आते हैं, उनका काढ़ा बनाइए, किश तिल का काढ़ा बनाइए, है ना, उसमें थोड़ा त्रिकटु मिलाइए, थोड़ा भारंगी मिलाइए, या फिर गुड़, सौंठ, रसोन, इन सब का भी जो है आप बना के चटनी टाइप का बना के पेशेंट को दीजिए। नस्य बहुत काम करेगा आपके यहाँ पे, और मात्रावस्ती बहुत अच्छा काम करेगा। गृहिणी पे कार्य करिए, गृहिणी को शुद्ध करिए, ठीक है। अच्छा, ओके, और कोई सवाल है? डॉक्टर मिश्रा जी आप थोड़ा बताइए, जितेंद्र मिश्रा जी, आपका जो केस है उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप चाहे तो प्लीज। हेलो मेरा एक क्वेश्चन है। ये मैम मैं ये मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि हम लोग मात्रावस्ती और नस्य 7th डे से अगर स्टार्ट करते हैं तो दोनों प्रोसीजर एक साथ कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। हाँ मैम, कर सकते हैं।
मैम तो वही पूछना था, क्योंकि मैम कई जगह मुझे ऐसे भी मतलब किसी ने बताया था कि 2 प्रोसीजर या 2 स्नेह 2 मार्गों से एक साथ स्नेह नहीं दे सकते आप। तो हमने कहा कि वो तो ऐसा नहीं है मैम, प्रैक्टिकली जो हम नस्से देते हैं, नस्से से हम मैक्सिमम कितना दे पाएंगे? 10 बूंद 15 बूंद, इससे ज्यादा तो नहीं पेशेंट ले पाती ना। स्टार्टिंग तो कभी कभी 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद से ही करनी पड़ती है हम लोग को, है ना। तो ऐसा नहीं है, और नस्से अपना काम करेगा। हमने कहा ना, हमको प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान सारे को कंट्रोल करना है। तो नस्से पे मेन हमारा काम होता है श्रृंगाटक मर्म को स्टिमुलेट करना। श्रृंगाटक मर्म जब स्टिमुलेट होता है तो एचपी एक्सिस पे वो अच्छा कार्य करता है ना। मतलब मेरा ये है कि अगर हम एचपी एक्सिस को देखें, हाइपोथैलेमस को देखें या श्रृंगाटक मर्म की तरफ से भी देखेंगे, तो वो हमें स्टिमुलेशन चाहिए। और अपान वायु पे हम कार्य कर रहे हैं, इसीलिए अपान, उसके लिए मात्रावस्थी बहुत हेल्पफुल होगी। सभी चीजों को समन्वय स्थापित करके टाइम के हिसाब से काम होगा तो रिजल्ट अच्छा मिलता है, और हम लोग ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। थैंक यू मैम। कुसुम जी और बोलिए कुछ मैम, पूछना डॉक्टर है? कुसुम। नमस्ते मैम। नमस्ते, बहुत दिनों के बाद कुसुम जी। नमस्ते, बहुत दिनों बाद। हाँ। कैसे हो? आजकल सब बिजी हो गए, कोई मिल नहीं तुम तो रहे। सबसे, नमस्ते नमस्ते। सबसे पास रहती है, सबसे ज्यादा दूर हो गई है ये। जी मुझे पता चला आप आपका बताइए बताइए जी। और चले गए। नहीं तो बनारस आना जाना तो हो रहा है, ज्यादा है आजकल। जी मैम, ये पूछना है आपने आइए मिलिए, ऐसे थोड़ी होता है, आइए। जी मैम आएंगे। ये जो आपने पहला केस बताया था, उसमें आपने कहा था कि जी जी अदरक का नस्य दिया था, उसमें आपने लहसुन तेल मिलाया था। तो मतलब ये लहसुन के तेल में आर्द्रक हाँ का रस डाल देना है, किस तरह से इसको देना है? हाँ, अदरक सोरस हमने बना लिया है हाँ। ना। अदरक सोरस बना के लहसुन तेल के साथ पका दिया, है ना। ओके। जैसे मानिए हमने 2 चम्मच अदरक सोरस निकाला, और उसको क्या किया, जो है लहसुन तेल को 2 चम्मच लिया, और हमने कढ़ाई में डाला और 2 चम्मच अदरक सोरस डाला, और उसको सिम पे रख दिया और कढ़ाई को बंद कर दिया, मतलब कवर कर दिया। वो धीरे धीरे जो सिम पे पकेगा, उसके बाद जब अच्छे से पक जाएगा, आवाज आना बंद हो जाएगी, लगेगा वो अच्छे से तेल मुरछना हो गई है, उसको छान के शीशी में जी। रख दिया। और जब डालना होता है तो फिर उसको हम कम से कम इतना टेम्परेचर लेते हैं कि वो पेशेंट को रूम टेम्परेचर कम से कम रहे, मतलब वो बहुत ठंडा भी ना हो और बहुत गर्म भी ना हो। हम्म। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। आप फिर से बनारस आ गए हैं? हाँ, मैं बनारसी हूँ, मैं बनारसी हूँ। नहीं, बनारस से बीच ही में ना था ना, मैम आपका तो। प्रमोशन हो गया था, तो मुझे लगा नहीं, आप फिर भी मैंने लखनऊ। वही ज्वाइन किया, मैंने वही ओके ज्वाइन किया था, मैम, ओके बनारस ही मैम। ज्वाइन जी किया मैम, था। आएंगे, जी जी जरूर मिलेंगे अब तो। जी नमस्ते जी मैम। जी नमस्ते जी। मैम आपने ये अदरक स्वरस नस्य के बाद शतपुष्पा तेल का नस्य देने का बोला था, तो वो उसी समय देना है या फिर मतलब कैसे देना है? एक्चुअली मैम ऐसा है ना, जो फॉलिकल डेवलपमेंट हमें कराना होगा, जब हमें लगेगा कि हमारा फॉलिकल प्रॉपर डेवलपमेंट लेगा, तब हम शतपुष्पा तेल करेंगे। और जब हमें रप्चर कराना होगा, पित्त को हमें थोड़ा सा जो है अग्नि को कहना चाहिए, अगर समावस्था में लाना होगा, तब हम वहां तीक्ष्ण देंगे, तब हम रसोन और अदरक तेल दे सकते हैं। शुरुआत जो ओके हम मैम, फॉलिकल थैंक यू मैम। डेवलपमेंट करेंगे, समझ गए, तो स्टार्टिंग हम जी शतपुष्पा से कर सकते हैं, और उसके हाँ, बाद लास्ट के 2 डेज हम अदरक दे सकते हैं, अदरक तेल। ओके ओके, थैंक यू मैम। सो आई होप कि आज का सत्र आपके लिए काफी लाभदायी रहा होगा, रहेगा, और आगे चलकर आप अपनी प्रैक्टिस में इन सभी जो मैडम ने बताया है इसका उपयोग करेंगे। तो आई थिंक दिस इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और दिस इज द ग्रेट थिंग दैट कि जैसे आयुर्वेद की या स्त्री रोग की जननी रिस्पेक्टेड लेट वैद्य प्रेमवती तिवारी जी की स्मृति के उपलक्ष्य में हमने इस सत्र का आयोजन किया है। और हमारा प्रयास यही है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े, और खास करके स्त्री रोग के प्रति, स्त्री रोग में आयुर्वेद का प्रयोग कैसे किया जाए। क्योंकि मेरे विचार से और मेरे ऑब्जर्वेशन के विचार से कि आयुर्वेद में गायनेकोलॉजी की आयुर्वेदिक प्रैक्टिस थोड़ी कम की जाती है तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा यही प्रयास है कि आयुर्वेद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसी प्रयास को यहाँ पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ, और अंजना जी का, जो कि आदरणीय प्रेमवती तिवारी जी की शिष्या भी रह चुकी है, तो ये बहुत ही एक अद्भुत विचार उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है। और धन्यवाद सभी को, थैंक यू वेरी मच मैम। आप ही मीटिंग एंड कर नमस्कार दीजिएगा, नमस्कार आप ही जी होस्ट है, मैम, फिर मिलेंगे, और आते रहिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात करें। बिल्कुल 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 मैम, नमस्कार थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। मैम।
आप एंड कर दीजिएगा जी। जी मैम।